सेट्स और ट्यूपल्स के ऊपर बात की। ये स्टैंडर्ड 3 डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल होते हैं पाइथन के अंदर, लिस्ट, सेट्स एंड ट्यूपल्स, एंड फोर्थ वन इज नोन एज डिक्शनरी। तो टोटल स्टैंडर्ड जो डेटा को मैनेज करने का डेटा स्ट्रक्चर के हवाले से ये 4 बेसिक चीजें हमारे पास आती है। लास्ट वीक हमने इन तीनों के बारे में पढ़ा था, लिस्ट, सेट्स और ट्यूपल्स। आज हम चौथी जो है डिक्शनरी, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज डिक्शनरी, हाउ वी यूज डिक्शनरी एंड हाउ इट डिफरेंशिएट्स फ्रॉम लिस्ट, सेट्स एंड ट्यूपल्स। बेसिक ऑपरेशंस इसके तकरीबन अगेन वही है। तो अगर आपने लिस्ट समझी कि यार लिस्ट पे काम कैसे हो रहा है, सेट्स पे, ट्यूपल्स पे, तो इन तीनों के ऊपर सेम तरीकेकार है, यहां पर भी सिमिलर वही तरीकेकार है। ठीक है, बेसिक ऑपरेशंस वही है, डेटा स्ट्रक्चर वही है, डेटा मैनेज करने का तरीका वही है, सिर्फ थोड़ा सा इसका लिखने का तर्ज डिफरेंट है एज कंपेयर टू ऑल दीज 3। ठीक है, वो आज हम डिस्कस करते हैं। तो डिक्शनरीज के ऊपर आज के सेशन में बेसिकली हम हाउ डू वी एक्सेस द डेटा, उसमें हम आइटम्स ऐड, अपडेट, डिलीट, चेंज कैसे करेंगे, रिमूव कैसे करेंगे, ये चंद एक चीजें जो हैं उसके बारे में आज के सेशन में हम देखेंगे। और फिर कमिंग नेक्स्ट क्लास में डिक्शनरीज के कुछ लूपिंग और फिर उसकी कुछ मेथड्स और फिर एक दो एग्जांपल्स हम करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद बेसिक डिक्शनरीज, व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय डिक्शनरी और हाउ डज इट डिफरेंशिएट फ्रॉम लिस्ट एंड सेट्स एंड ट्यूपल्स। डिक्शनरी को हम कहते हैं कि यार डिक्शनरी जो है वो भी एक इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है हमारे पास जो कि एरे की सूरत में मल्टीपल डेटा को स्टोर करता है। पहली चीज तो ये उसी डेफिनेशन में आती है, इट्स अ डेटा स्ट्रक्चर दैट अलाउज अस टू स्टोर, और टाइप ऑफ डेटा दैट अलाउज अस टू स्टोर मल्टीपल डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स इन अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, बट हाउ डू वी सेव इट? इट इज एक्चुअली सेव्ड विथ अ की एंड अ वैल्यू पेयर। ठीक है, the way this data structure works is कि यार इसमें जो डेटा हम सेव करते हैं, it is not saved in an index form like lists and tuple, it is not saved in a random form as well or an unordered sequence like in sets. In fact, the data inside it is saved in a key and a value pair form. मतलब ये होता है की और वैल्यू का कि ये हमारे पास अगर हमने डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट पढ़ा हो तो उसमें हैश टेबल इस्तेमाल की जाती है, शायद किसी ने पढ़ी हो। जावा के अंदर भी हम म्यूटेटली क्लास के अंदर हैश टेबल और हैश स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत काम करते हैं। ये भी वहीं का एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसको पाइथन की जबान में डिक्शनरी कहा गया। उसूलन ये हैश टेबल बनती है, इंटरनली मेमोरी के अंदर इसकी एक हैश टेबल बनती है। उसमें क्या होता है, डेटा जब हम सेव करते हैं ना उसके 2 पैरामीटर्स आते हैं, एक की एक वैल्यू। अब जब मैंने लिस्ट की बात की थी तो लिस्ट में हमने कहा था क्या डेटा जब सेव होता है मल्टीपल डेटा है लेकिन हर डेटा एक मखसूस इंडेक्स पे जाता है। तो लिस्ट के अंदर, ट्यूपल्स के अंदर 2 पैरामीटर्स वहां भी इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन एक होता है इंडेक्स नंबर, दूसरा उस इंडेक्स नंबर पे कौन सा डेटा है। इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होती है, हमेशा सीक्वेंस में चलेगी, इसीलिए ऑर्डर्ड लिस्ट बनती है और वो हमारे पास डेटा सेव करती है। 0 इंडेक्स पे कौन सा डेटा है, 1 इंडेक्स पे कौन सा डेटा है, 2 इंडेक्स पे कौन सा डेटा है, सो ऑन सो फोर्थ। जब हम बात करते हैं डिक्शनरी की तो हम कहते हैं यार इसमें इंडेक्स नहीं है। अब यहाँ पे एक और चीज आ गई है जिसको हम कहते हैं की। इंडेक्स की जगह पे अब यहाँ पे उस हजरत अंग्रेज ने दे दिया है की। इसको हम हैश टेबल्स कहते हैं, हैश स्ट्रक्चर भी डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर पढ़ते हैं। पाइथन की जबान में इसको हम डिक्शनरीज कहते हैं। मतलब ये कि अब जो डेटा आप सेव कर रहे हो, दर हकीकत ये डेटा आपका इंडेक्स नंबर से नहीं पहचाना जाएगा, एक की हम मखसूस अपनी बताएंगे, उस की से डेटा पहचाना जाएगा। यूं समझो कि आप कस्टम इंडेक्स नंबर दे रहे हो, कस्टम इंडेक्स नंबर दे रहे हो, और वो इंडेक्स नंबर इंटीजर नहीं स्ट्रिंग भी हो सकता है। ये अलग मजे की बात। जो की हमारे पास है ये समझो कस्टम इंडेक्स नंबर है, जैसे लिस्ट में ट्यूपल्स में आती है। अनऑर्डर्ड में कुछ भी नहीं है तो पता ही नहीं चलता डेटा कौन सा है, मुझे कोई मखसूस डेटा कैसे उठाना है। तो डिक्शनरी एक बीच का तरीकाकार अलग से आ गई। वो कहता क्या नहीं यार इंडेक्स नंबर चलो मैं यूज नहीं कर रहा, लेकिन मुझे डेटा मखसूस निकालना है, तो उसके लिए उसने की डाल दी, मींस कस्टम इंडेक्स नंबर। तो आप उसमें इंटीजर नंबर भी दे सकते हो, मोस्ट कॉमनली फिर हम उसमें एक्चुअली स्ट्रिंग देते हैं। तो एक स्ट्रिंग बेसिकली मेरे पास कस्टम इंडेक्स नंबर बन जाता है और उसकी फिर वैल्यू जो भी आप एरे में डालते हो। ठीक है, अच्छा डिक्शनरी को हम कहते हैं ये ऑर्डर्ड है, चेंजेबल है और इट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स। तो सेट्स की तरह इसके अंदर भी डुप्लीकेट अलाउड नहीं है, लेकिन डेटा इसमें ऑर्डर्ड जरूर मौजूद है। सेट्स अनऑर्डर्ड था लेकिन ये ऑर्डर्ड कहलाता है क्योंकि इसमें हमें इंडेक्स नंबर की जगह पे की मिलती है, लेकिन वो की मखसूस हम अपने सीक्वेंस में आगे पीछे जहां भी रखें वो की से मैं डेटा को पहचान सकता हूं। तो उसको हम कहते हैं यार डेटा ऑर्डर रहता है, ऑर्डर तब्दील इसका नहीं होता।
इसी तरीके से हम कहते हैं चेंजेबल भी है कि डेटा इसके अंदर आप तब्दील कर सकते हो, एक दफा बना दिया आप डेटा आप तब्दील कर सकते हो। हमने कह दिया ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखने वाली है कि पाइथन 3.7 जो लेटेस्ट वर्जन या अबव हम आजकल अब यूज कर रहे हैं, उसमें डिक्शनरीज को ऑर्डर्ड कर दिया गया, जो हमने अभी यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी थी। पुराने पाइथन के वर्जन में हमारे पास ये अनऑर्डर्ड कहलाती थी, ठीक है। इंटरनली ये डेटा स्ट्रक्चर अनऑर्डर्ड होता था पुराने पाइथन में। हेंस अगर आप नेट से नोट्स पढ़ रहे हो तो ओल्डर नोट्स में, ओल्डर बुक्स में डिक्शनरी की डेफिनेशन में लिखा है कि यह अनऑर्डर्ड है। नए नोट्स में, नई लेटेस्ट वेबसाइट्स जो अपडेट होती आ रही हैं पाइथन की वेबसाइट्स में, आपको बताएंगे कि नहीं यार अब पाइथन के नए 3.7 एंड फर्दर जो नए वर्जन्स हैं उसमें डिक्शनरीज को इन्होंने ऑर्डर्ड कर दिया, उसका स्ट्रक्चर इंटरनली तब्दील करके इट हैज बीन चेंज इनटू एन ऑर्डर्ड फॉर्म। तो ये चीज याद रखना। हम अब क्योंकि लेटेस्ट जो है वो ही पढ़ेंगे, ठीक, जो लेटेस्ट है वो ही पढ़ेंगे, तो लेटेस्ट के हिसाब से हम डिफाइन करेंगे यार इट इज ऑर्डर्ड। लेकिन पुरानी डेफिनेशंस बुक्स में, कुछ वेबसाइट्स जो रेगुलर अपडेट नहीं होती हैं, ट्यूटोरियल्स में, कोई यूट्यूब पे आप जब देखोगे तो वहां पे डिक्शनरीज को अनऑर्डर्ड लिखा हुआ होगा, उस हिसाब से एग्जाम्पल्स होंगे। ऑर्डर्ड की वजह से अब इसके एग्जाम्पल्स और कोड में फर्क आ जाएगा, आउटपुट में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। तो डू वेरी बी केयरफुल विद दैट कि यार थोड़ी सी चीजें वर्जन के हिसाब से कोडिंग में इन्होंने तब्दील कर दी है डेटा स्ट्रक्चर के हवाले से। तो आ जाते हैं, ठीक है यार ये बात समझ आए। अब डिक्शनरी बनाते कैसे हैं? तो डिक्शनरी बनाने के लिए हमने कहा कि हमें की और वैल्यू चाहिए, हम करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। हमने कह दिया दिस डॉट डिक्शनरी इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट्स। अब की और वैल्यू कहां बैठे? ये हमारे पास की और वैल्यू आ गया। हमने एक ब्रांड लिखा, डबल कॉलन दिया और फिर उसकी वैल्यू दी और फिर कॉमा सेपरेटेड। फिर हमने ये पहली वैल्यू की दी, दूसरी कॉलन लिखा, फिर उसकी हमने वैल्यू दे दी। फिर हमने की लिखी, फिर हमने कॉलन दिया, फिर वैल्यू दी। दिस इज नोन एज की कॉलन वैल्यू स्ट्रक्चर। इसको हम हैश टेबल कहते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर प्योर डीएसए में हम इसको डेटा स्ट्रक्चर हैश टेबल कहते हैं। जावा के अंदर भी ये मौजूद है हैश टेबल करके। जावा के अंदर भी यूटिल पैकेज के अंदर हमारे पास ये हैश टेबल करके मौजूद है, वहां भी हम डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। सी प्लस प्लस में करते हैं, सी शार्प में करते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी होता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर तो एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होता है, अगर आप अभी पढ़ रहे होगे तो वहां भी हमारे पास एरे, एसोसिएटिव एरे करके हम इसको कहते हैं। तकरीबन पीएचपी हर दूसरी जबान में ये डेटा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट इस्तेमाल हो ही हो रहा है, ठीक है। की और वैल्यू पेयर का एक स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन है जो तकरीबन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मुख्तलिफ नामों से बेसिक बात हुई है। इसके अंदर हो क्या रहा है कि आपने जो डेटा सेव किया, पहले हम क्या कर रहे थे, सिर्फ डेटा डाल रहे थे, इंडेक्स नंबर था वो ऑटोमेटिकली 0 1 2 3 सीक्वेंस असाइन हो रही थी। क्योंकि ये कस्टम इंडेक्स नंबर है तो मुझे कस्टम इंडेक्स नंबर खुद बताना पड़ेगा। तो मैंने इन्वर्टेड कोटेशंस में पहले अपना इंडेक्स नंबर बताया, कॉलन लगाया और उसकी वैल्यू दे दी। मैंने इंडेक्स बताई, अब नंबर नहीं आ रहा, मैं कस्टम दे रहा हूं तो मैंने कहा इज्जत से नाम दे दो, इसीलिए इसको की कहा गया, इंडेक्स नंबर नहीं कहा गया। नंबर से हमेशा वर्ड नंबर ज़हन में आता है। तो डेटा स्ट्रक्चर में कहा गया यार की दे दो, कॉलन उसकी वैल्यू, की दे दो, कॉलन उसकी वैल्यू। जब आप इस पूरे को प्रिंट कराओगे तब भी वो पूरे का पूरा की कॉलन उसकी वैल्यू देगा, कॉमा की कॉलन उसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉमा की कॉलन उसकी वैल्यू, ठीक है। इसका अब मेजर एडवांटेज हमारे पास है मेरा नए वर्जन में। अब ये एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस में इसको कंसिडर किया जाता है। नए वर्जन में लाइटेस्ट में हम इसको कहते हैं यार ये ऑर्डर्ड है, इसमें डुप्लीकेट नहीं होता और ये डेटा में चेंज कर सकता हूं। ये हमारे पास है स्टैंडर्ड करली ब्रैकेट्स के साथ। करली ब्रैकेट्स के साथ हम ये डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं और ये एक्चुअल में डिक्शनरी की फॉर्म में सेव होता है। आपको डिक्शनरी यूज करना सबको आता होगा। जब भी हम डिक्शनरी यूज करते हैं ना तो एक वर्ड होती है, उसकी मीनिंग आती है। एक स्टैंडर्ड डिक्शनरी का डेटा स्ट्रक्चर यही है। पूरी जो दुनिया की कोई भी आप डिक्शनरी उठाओ, वर्ड आया, वर्ड की मीनिंग, वर्ड अल्फाबेटिकली हम लिखते हैं, वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग। दुनिया में जो भी डिक्शनरीज बनती हैं बैकएंड पे उसका डेटा स्ट्रक्चर यही है। यहां पे वही कॉन्सेप्ट है, वर्ड है, कॉलन उसकी मीनिंग, उसको हम की कॉलन वैल्यू कह रहे हैं। टेक्निकली की कॉलन वैल्यू है, डिक्शनरी की जबान में वर्ड कॉलन मीनिंग है। और वर्ड में आप जो भी वर्ड लिखोगे कॉलन मीनिंग, मतलब आपको वर्ड से एक्चुअली मकसद में नहीं है, आपका काम क्या है कि उसकी मतलब क्या है वो पता करना होता है। डिक्शनरी में वर्ड तो हमें पता है, वर्ड हमें पता है लेकिन माना नहीं पता, हमें एक्चुअली माना ढूंढनी होती है।
इसीलिए हम डिक्शनरी खोलते हैं। यहां भी वही कॉन्सेप्ट है कि यार आप वर्ड पे मत जाओ, की पे मत जाओ, की जो वैल्यू है उस पे हम फोकस पे रखते हैं। की सिर्फ उस वैल्यू को पहचानने के लिए। लिस्ट में ये वैल्यू इंडेक्स नंबर से आती है, डिक्शनरी में ये नाम से आती है। ये ज्यादा आसान हो जाता है, ये ज्यादा आसान हो जाता है। ये चीज हम इस्तेमाल करते हैं डोमेन नेम सर्विस के अंदर भी। हमें पता है कि दुनिया में हर वेबसाइट का एक्चुअली एक आईपी एड्रेस होता है। तो जब आप google.com लिखते हो तो असल में google.com एक नेम है, बैकएंड पे उसकी एक आईपी एड्रेस मैप की हुई है। तो हम सिर्फ नेम क्या कर रहे हैं, की है कॉलन आईपी एड्रेस वैल्यू है। फेसबुक की है कॉलन वैल्यू उसकी एक्चुअली आईपी एड्रेस है। जब हम facebook.com लिखते हैं तो सर्वर पे रिक्वेस्ट जाके पहले डोमेन नेम सर्वर उस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। एक्चुअल नेटवर्क पे जो ट्रैफिक है वो नाम से नहीं आईपी एड्रेस से ट्रांसफर होती है। ठीक है, वहां भी एक्चुअली ये की और वैल्यू पेयर के साथ डोमेन नेम सर्वर में एक इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर मैप किया होता है कि अगर ये नाम है तो उसकी वैल्यू ये होगी, आईपी एड्रेस ये है, अगर ये नाम है तो वैल्यू ये होगी, अगर नेम ये है तो ये नाम है। इस तरह इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं एक्चुअल में। इसकी लिस्ट, सेट्स, ट्यूपल्स अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डिक्शनरी या इस तरह का जो डेटा स्ट्रक्चर इसकी बहुत एप्लीकेशन है। मैंने कहा तकरीबन दुनिया की हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये चीज जरूर है। ये ठीक, आगे आते हैं इसके दो एग्जांपल्स। अब इसके आइटम वाइज हम कैसे पढ़ते हैं, जैसे हमने लिस्ट के अंदर देखा था, हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंडेक्स नंबर देते हैं, लूप करके इंडेक्स नंबर को ट्रैवर्स करते हैं, क्योंकि डेटा इंडेक्स नंबर के हिसाब से सेव है। क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स नंबर नहीं, मेरी अपनी की है, तो मैं अपनी की को कैसे पुकारूंगा, एग्जैक्टली उसी तरीके से। तो मैंने एक हजरत डिक्शनरी बनाई, ब्रैकेट स्टार्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, उसके अंदर हमने एक डेटा रखा, कॉमा, दूसरा डेटा रखा, कॉमा, तीसरा डेटा रखा। अब डू नोट करो कि तीसरा डेटा के बाद कॉमा नहीं है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये आखिरी वैल्यू है, इसके बाद कोई दूसरी वैल्यू नहीं आएगी। ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है। डिक्शनरी में जो लास्ट आइटम हमने ऐड किया उसमें कॉमा नहीं है, और ये बाकी के अंदर भी ऐसा ही आ रहा है, तो ये रिमेंबर। ठीक है, समटाइम्स हम इंटरव्यू में एमसीक्यू क्वेश्चंस में कॉमा देके पूछ लेते हैं, व्हाट इज द एरर इन दिस कोड। सेम गोज फॉर ट्यूपल। रिमेंबर ट्यूपल में भी हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर एक आइटम ऐड कर रहे हो तो कॉमा लगाना लाजमी है। ठीक है, दो आइटम है तो फिर खैर है, फिर आखिरी में कॉमा नहीं आएगा, लेकिन अगर एक आइटम है तो ट्यूपल में कॉमा आता है। यहां भी वही चीज कि अगर आइटम्स हैं 3 आइटम्स तो आखिरी आइटम के बाद कॉमा नहीं आएगा, ये इंडिकेट करता है कि ये लास्ट आइटम है। लास्ट आइटम का भी एक्चुअली एक मेथड है फाइंड करने का, तो हम उसी लिए काम में आती है। बहरहाल अब मुझे इसके आइटम्स को प्रिंट करना है, मैं कह दूंगा यार डिक्शनरी उठाओ, दिस डिक्शनरी वेरिएबल के अंदर गए, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए और फिर हमने इंडेक्स नंबर दे दिया। ठीक, ये वही इंडेक्स नंबर दे दिया। अब पहली चीज ये कि जब भी हम एरेज की बात करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट्स आता है उसके इंडिविजुअल आइटम्स पढ़ने के लिए, लिस्ट हो, सेट्स, लिस्ट हो, ट्यूपल्स हो या डिक्शनरी हो। हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए। अब लिस्ट के अंदर इंडेक्स नंबर आएगा 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5। अगर ट्यूपल है तो इंडेक्स नंबर आएगा 0 या 1 या 2 या 3 या 4 5। क्योंकि ये डिक्शनरी है 0 1 2 3 नहीं, मेरा कस्टम है, तो मैं अपना कस्टम यहाँ पे नेम दे दूंगा। मैंने कह दिया भाईजान ये जो ब्रांड मैंने अभी अभी बनाया था, मुझे इस ब्रांड की जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दो। तो हमने यहाँ ब्रांड लिख दिया, कस्टम नाम आ गया बस। इसीलिए डिक्शनरी ज्यादा आसान हो जाती है। अब मुझे एग्जैक्टली पता है कि मुझे किस चीज की वैल्यू चाहिए। नहीं, वो नहीं उठाएगा, यहाँ पे इसके सिंटेक्स में की आएगी। इसमें इंडेक्स नंबर नहीं होता। मैं वही तो कह रहा हूं कि डिक्शनरी के अंदर इंडेक्स नंबर नहीं होता, इंडेक्स नंबर की जगह पे की आई हुई है। ठीक है, इंडेक्स नंबर की जगह पे हमने इसमें की दे दी है, उसमें इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 नहीं है, वो लिस्ट में है, ट्यूपल में। यहां पे हमारे पास सिर्फ की आता है, और वैल्यू को प्रिंट करने के लिए मुझे की लिखूंगा तो उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। ठीक है, हमने की लिखी ब्रांड, उसकी वैल्यू प्रिंट कर दिया। ये वैल्यू डाल के मैं की नहीं प्रिंट करा सकता, ये तो उल्टा हो जाएगा। हाँ, हम कुछ एक दो और मेथड है जिससे पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी कीज हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं। ठीक है, वो मेथड्स मौजूद हैं, आई थिंक मैंने एग्जांपल में डाले हैं। लेकिन हम एक्चुअली आइडिया लॉजिक वही है कि आप की लगाओगे, की से उसकी वैल्यू आएगी। यस, ठीक है, एक की पे टेक्निकली एक ही वैल्यू आती है। ठीक, एक की पे एक ही वैल्यू आती है, लेकिन हम एक जो वैल्यू है वो इटसेल्फ नेस्टेड लिस्ट हो सकती है, वो सेट हो सकता है, वो ट्यूपल हो सकता है, या एक और डिक्शनरी हो सकती है।
तो यस, जैसे हम 2D एरे क्रिएट करते हैं, लास्ट वीक भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, हम सेट्स हो, लिस्ट्स हो, ट्यूपल्स हो या डिक्शनरी हो, डेटा के अंदर दूसरा एक डेटा डाल सकते हैं। मींस एक लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट आता है वो एलिमेंट बजा देखो एक और लिस्ट हो सकती है, 2D एरे जो हम बनाते हैं। तो यहां भी वो 2D एलिमेंट्स बन सकते हैं। एक फोर्ड की जगह पे मैं पूरी की पूरी लिस्ट डाल सकता हूं, ठीक। इस मस्टैंग की जगह पे मैं पूरे का पूरा ट्यूपल डाल सकता हूं, मैं इस नंबर की जगह पे पूरा का पूरा सेट डाल सकता हूं, मेरी मर्जी है। तो वो हम क्या कहते हैं, नेस्टेड एरेज, नेस्टेड डेटा स्ट्रक्चर, तो वो पॉसिबल है, ठीक है। सो अब ये चीज याद रखनी है कि यार क्योंकि ये की के ऊपर काम कर रहा है, तो डेटा को प्रोसेस करने के लिए मुझे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में की देनी पड़ेगी। अब आ जाता है सीक्वेंस, वही ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड की बात को थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं, फिर इसके आगे कुछ मेथड्स देखते हैं। तो रिमेंबर पाइथन 3.7 या लेटेस्ट जो भी वर्जन हम उठाएंगे उसके अंदर डिक्शनरीज को ऑर्डर कंसिडर किया गया। उससे पहले पुराने वर्जन जो था उसमें डिक्शनरीज अनऑर्डर्ड थी। इसका मतलब ये है कि जब हम उसको कहते हैं कि ऑर्डर्ड है, इट मींस के ऑल आइटम्स जितने भी होंगे ना उसके, वो एक डिफाइंड ऑर्डर और इस सीक्वेंस के साथ रखे गए होंगे और उसको अब आप तब्दील नहीं कर सकते। मींस पहले आपने नेम दिया, फिर सरनेम दिया, फिर लास्ट नेम दिया, फिर फादर नेम दिया, फिर ईमेल एड्रेस दी, ये आपने डेटा रखा। जब प्रिंट कराओगे यही सीक्वेंस आएगा, जब लूप कराओगे यही सीक्वेंस आएगा। अब सीक्वेंस यही रहेगा, आप नेम को तब्दील कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, सीक्वेंस यही की रहेगी, वही इंडेक्स नंबर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसी को हम कह रहे हैं ऑर्डर्ड नंबर, कि अगर डेटा बीच में से मैंने डिलीट किया तो अब ये वाली जो सीक्वेंस है ये एज इट इज रहेगी और वो सीक्वेंस मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से डेटा बीच में ऐड किया तो ये ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा, सीक्वेंस मेंटेन रहेगी। वो ऑर्डर्ड वाला कॉन्सेप्ट जो लिस्ट और ट्यूपल में था, सेम यहाँ पे अब आ गया। फर्क सिर्फ इतना है कि अब इंडेक्स नंबर नहीं है, अब कस्टम नंबर है। उस कस्टम नंबर जिस तरह आप लिखोगे वो ऑर्डर बन जाएगा, जिस तरह आप लिखोगे वही ऑर्डर बन जाएगा। अनऑर्डर्ड मींस दैट आइटम्स डू नॉट हैव अ डिफाइंड ऑर्डर, जो सेट्स के अंदर हमने बात की। तो ये हमारे पास, अब पहले ऐसा था कि ऑर्डर नहीं था, भले आप पहले नेम डालो, लिस्ट डालो और आप उसको चेंज करके सीक्वेंस का पैटर्न नहीं होता था। नए वर्जन में हजरत अंग्रेज ने कहा नहीं यार, इसको इज्जत से ऑर्डर के साथ लिख दो, तो ये चीज हमारे पास अब आ गई है। तो वी विल बी फोकसिंग ऑन ऑर्डर्ड वर्जन। इंटरनली देखो, मैंने वही कहा कि इंटरनली जब आप सेट्स प्रिंट करते हो तो ऑर्डर अनऑर्डर्ड है, तो जितनी दफा सेट करोगे वो डेटा रैंडमली मिक्सअप होता रहता है। हमें सीक्वेंस नहीं पता जल्दी कि पहला कौन है, बाद में कौन है, थर्ड कौन है, फोर्थ कौन है। असल लॉजिक ये कि जब आप लूप में लगाओगे तो आपको सीक्वेंस ऑफ के डेटा नहीं पता, यार यही हमेशा पहला आएगा, ये दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा। पहले डिक्शनरी में भी यही हो रहा था। अब हम जब उसको कहते हैं दिस इज ऑर्डर्ड, इट मींस कि अब उसकी सीक्वेंस सेम रहेगी। जिस सीक्वेंस में हम उसको डिक्लेयर करेंगे ना, वो सीक्वेंस रहेगी, वो सीक्वेंस तब्दील नहीं होगी। ये चीज हो गई ऑर्डर्ड। तो अगर मैंने पहले नेम दिया, फिर मैंने सरनेम दिया, फिर मैंने फादर नेम दिया, फिर मैंने ईमेल एड्रेस दिया, ये सीक्वेंस हमेशा ऑर्डर में रहेगी। लूप के अंदर भी, प्रोसेसिंग के वक्त भी, कहीं भी हम जाएंगे, ये सीक्वेंस वो ऑर्डर यही रखेगा। भले की मेरी अपनी है, लेकिन वो उसी पहली जो की है पहले रहेगी, दूसरी जो की है दूसरी रहेगी, तीसरी जो की है तीसरी रहेगी, चौथी जो की है चौथी रहेगी। इस चीज से जाविये के हिसाब से उन्होंने कहा ऑर्डर। ठीक है, अच्छा हम आगे चल के ऐड करते हैं इसमें डेटा, और उसके अंदर भी हमारे पास अपडेट का मेथड है। वो यूजुअली, क्योंकि इसमें रिमेंबर लिस्ट के अंदर जब हम ऐड करते थे कि इंसर्ट का मेथड था, इंसर्ट से हम मखसूस इंडेक्स नंबर बताते थे कि यार इस इंडेक्स नंबर पे डेटा ऐड करना है। यहाँ पे क्योंकि इंडेक्स नंबर नहीं है तो हमें मखसूस इंडेक्स नंबर नहीं है, हमारे पास अपडेट का एक मेथड है। ठीक है, अपडेट का एक मेथड है, वो बाय डिफॉल्ट उसके एंड में ऐड करता है, बीच में नहीं करेगा। ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट उसके बीच में ऐड करता है, एंड में ऐड कर देता है कि वो लिस्ट को आखिर में अपडेट कर देगा। मैं आगे अभी ऐड के मेथड्स आएंगे तो उसमें थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डिक्शनरीज आर चेंजेबल, meaning that we can change, add, remove items after the dictionary has been created. ठीक है, बाकी पुरानी डिक्शनरीज जो थी, सेट्स थे, उसमें हमने कहीं पे अनचेंजेबल था, कहीं पे चेंजेबल था। डिक्शनरीज को हम कहते हैं कि यार ये चेंज हम डेटा में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाते हैं ट्यूपल्स के अंदर, सॉरी ट्यूपल्स अनचेंजेबल था, राइट। डिक्शनरीज के अंदर डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है, ट्यूपल्स के अंदर डेटा अलाउड था, लिस्ट के अंदर भी अलाउड था। यहां पे जो है वो डेटा, डुप्लीकेट डेटा अलाउड नहीं है। डुप्लीकेट डेटा अलाउड ना होने का मतलब ये कि मैं एक की बनाई ईयर के नाम से, दूसरी की बनाई फिर ईयर के नाम से,
हालांकि वैल्यूज मैंने दोनों में डिफरेंट दे दी, लेकिन अब कौन सी ईयर पे मैं काम कर रहा हूं ये मुझे पता नहीं चलेगा, तो मैं ये डुप्लीकेट की नहीं दे सकता। ठीक है, डुप्लीकेट डेटा का मतलब ये हुआ कि यार आप जो है ना डिक्शनरी को कैनॉट हैव सेम कीज। डुप्लीकेट डेटा का मतलब ये हुआ कि अगर एक ही डिक्शनरी के अंदर दो सेम कीज नहीं रख सकते, वैल्यू सेम हो सकती हैं अगर की अलग अलग है तो, वैल्यूज सेम हो सकती हैं अगर की अलग अलग है तो, लेकिन दोनों दो आइटम्स की एक जैसी नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल ये आ गया ईयर, ये आ गया ईयर, यहां पे प्रॉब्लम करेगा जब आप प्रिंट करोगे तो वो आखिरी वाले जो ईयर की डिक्लेरेशन होगी वो ही प्रिंट करेगा। एरर नहीं दे रहा, फिर भी वो डुप्लीकेट ऑटोमेटिकली की उसने हटा दी। ठीक है, इसको हम समटाइम्स ओवरराइट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बेसिकली की के मुताबिक काम कर रहा है। मैं चाहूं अगर इसको मैं ईयर 1 कर दूं और इसको मैं ईयर 2 कर दूं और दोनों में सेम वैल्यू डाल दूं, अब ये अलाउड हो गया। वैल्यू सेम हो सकती है, की सेम नहीं हो सकती। तो व्हेन वी से दैट लिस्ट्स डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स, बाय दैट वी एक्चुअली मीन कि डुप्लीकेट कीज, डुप्लीकेट की अलाउड नहीं है, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड है अगर की दोनों की अलग अलग है, क्योंकि डेटा को वो एक्चुअली अपनी की से पहचान रहा है। अगर की अलग है तो डेटा भी अलग। यही चीज, यही वजह है लिस्ट में डुप्लीकेट्स अलाउड है, ट्यूपल्स में डुप्लीकेट्स अलाउड है, क्योंकि डेटा को वो इंडेक्स नंबर के हिसाब से पहचानता है और हर इंडेक्स नंबर यूनिक है। 1 2 3 4, तो अगर 3 है तो 3 दो दफा नहीं आ सकता, वो एक ही दफा आएगा। तो उस पर डेटा कोई भी हो, मुझे इंडेक्स नंबर से डेटा को पहचानना है, तो डुप्लीकेट एंट्री वहां पे इसीलिए अलाउड हो जाती है। सेट्स में अलाउड नहीं है क्योंकि इंडेक्स नंबर तो है ही नहीं, सिर्फ डेटा ही पड़ा है। अब डेटा एक आ गया और वही डेटा दोबारा आ गया तो हमें पता नहीं चलेगा कि यार मैं कौन से को रेफर कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली ओवरराइट करके एक ही रखता है। तो सेट्स में डुप्लीकेट नहीं रख रहा क्योंकि इंडेक्स नंबर ही नहीं है। यहां पे क्योंकि इंडेक्स नंबर हमारे पास की सूरत में है, तो ये कहता है कि यार की को डुप्लीकेट नहीं करनी, की को डुप्लीकेट नहीं करनी, बाकी वैल्यू आप डुप्लीकेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी क्लियर किया। जब हम सेट्स पे काम करेंगे तो की मुझे हर हाल में यूनिक रखनी है। अगर मैंने डुप्लीकेट दी तो जो लेटेस्ट वाली आखिरी वाली की होगी वो वाली की हमारे पास प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से अब बेसिक कुछ ऑपरेशंस जो सेम हमने लास्ट टाइम किए थे, हमारे पास लेंथ का फंक्शन आ गया। दिस फंक्शन इज सेम एज ऑल अदर डिक्शनरीज, और सॉरी ऑल अदर डेटा स्ट्रक्चर, ऑल अदर डेटा टाइप्स। लेंथ बताएंगे तो हमें बता देगा यार इस भाईजान के अंदर कितने आइटम्स मौजूद हैं। अब अगर आपने यहाँ पे अगेन ईयर और ईयर दो दफा लिख दिया, क्योंकि वो डुप्लीकेट की अलाउ नहीं करता, तो वो इन दोनों को एक ही तस्वर करेगा, लास्ट डिक्लेयर्ड वाले को वो कंसिडर करेगा, प्रीवियस को समझो उसने ओवरराइड कर दिया, एरर दिए बगैर वो गिनेगा कि 1 2 और ये 3 आइटम इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो इवन दो हमने उसमें ईयर 2 दफा दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि की डुप्लीकेट अलाउड नहीं है, वैल्यू अलाउड है, तो की डुप्लीकेट को ऑटोमेटिकली ओवरराइड करके वो एक ही कंसिडर करेगा। हेंस उसने 3 डेटा बताया कि इसके अंदर 3 डेटा हमारे पास मौजूद है। फिर डेटा आइटम्स के हिसाब से आप इसमें कोई भी डेटा टाइप्स रख सकते हो। ठीक, की को यूजुअली हम स्ट्रिंग फॉर्म में ही रखते हैं। की का मोस्टली हमारे पास एग्जांपल आता है कि आपने हमेशा उसको स्ट्रिंग फॉर्म में रखना है, इन डबल इन्वर्टेड कोटेशंस में, कॉलन देना लाजमी है। फिर जो वैल्यू है वो वैल्यू आपकी स्ट्रिंग भी हो सकती है, बूलियन भी हो सकती है, नंबर भी हो सकती है, या जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया वो अलग से एक और लिस्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो अब ये मेरे पास कलर्स आया, ये रही की, इस की के ऊपर मेरे पास एक और लिस्ट मौजूद है, इसके अंदर मेरे पास एक और सब लिस्ट करके नेस्टेड लिस्ट करके आ गई। इसको प्रोसेस कैसे करते हैं हम आगे बात करेंगे। इसको जब आप प्रिंट करने बैठे तो एज इट इज ये पूरी चीज हमारे पास प्रिंट करके दे देगी। तो लिस्ट के अंदर डेटा टाइप जैसे बाकियों के अंदर है, यहां भी सेम रूल, कोई भी डेटा टाइप इसके अंदर हमारे पास आ सकता है। टाइप का फंक्शन हमने पढ़ा था, इसके अंदर भी टाइप का फंक्शन मौजूद है। जब टाइप लिखोगे तो ये बताएगा भैया ये क्लास डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी हमने यहाँ पे डिक्लेयर की, हमने प्रिंट में जाके टाइप इस डिक्शनरी का वेरिएबल का नेम दिया। टाइप फंक्शन जब कॉल करेंगे तो वो प्रिंट करेगा कि यार ये आपने डिक्शनरी बना दी। हमने कह दिया ठीक, ये भी मेथड हम पहले पढ़कर आए। कंस्ट्रक्टर आ गया डिक्शनरी का, जैसे लिस्ट का है, जैसे ट्यूपल का है, जैसे सेट्स का है, इसी तरीके से हमारे पास डिक्शनरी का भी मेथड हो।
ये भी वही काम करेगा, एक्सप्लिसिटली डिक्शनरी को डिक्लेयर करेगा या कास्टिंग करेगा। एक ही फंक्शन दोनों काम करता है। जैसे लिस्ट, सेट्स, ट्यूपल्स के अंदर हमने काम किया था, तो मैंने एक वेरिएबल अगेन बनाया दिस डॉट डिक्शनरी, उसको मैंने कहा डिक्शनरी का मेथड कॉल करो, और अब मैंने नेम इज इक्वल्स टू जॉन दिया। अब यहां पे सिंटेक्स थोड़ा सा ख्याल रखना। अब यहां पे क्योंकि मैं एक्सप्लिसिटली बता रहा हूं, तो इसका सिंटेक्स हजरत ने थोड़ा सा तब्दील कर दिया। अब उसने कहा नेम इज इक्वल्स टू जॉन, कॉमा एज इज इक्वल्स टू 36, कॉमा कंट्री इज इक्वल्स टू नॉर्वे। मींस अब मैं उसको कह रहा हूं कि यार ये मेरे पास डेटा है, तुम इसका मुझे डिक्शनरी बनाकर दो। नेम को मैंने इन्वर्टेड कोटेशंस में नहीं रखा, मैंने कॉलन नहीं लगाया, उसकी जगह पे इक्वल दे दिया और मैंने वैल्यू दी, फिर कॉमा, फिर मैंने की जो थी उसको इन्वर्टेड कोटेशंस में नहीं रखा, सिंपली की लिखी, फिर इक्वल टू का ऑपरेटर दिया और फिर उसकी इंटीजर की वैल्यू है तो वो ऐसे दी। फिर मैंने की दी कंट्री विदाउट इन्वर्टेड कोटेशंस, इक्वल टू का ऑपरेटर लगाया। इस तरह जितनी भी वैल्यूज होंगी, अगर आप एक्सप्लिसिटली डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हो, अब इसका सिंटेक्स यहां पे इस वाले सिचुएशन में डिफरेंट है। अब यहां पे मैं उसको क्या दे रहा हूं, मैं यहां पे उसको की और वैल्यू पेयर के हिसाब से, वैल्यू तो वही दे रहा हूं लेकिन अब सिंटेक्स तब्दील हो गया। अब जो की है वो सिंपली एक वेरिएबल के तरह यूज हो रही है, इक्वल टू का ऑपरेटर आ रहा है और फिर वैल्यू आ रही है। यहां पे अब वेरिएबल इक्वल टू उसकी वैल्यू आ गई, यहां पे वेरिएबल इक्वल टू उसकी वैल्यू है। समझो आप वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू दे रहे हो, दिस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ डिक्शनरी। ठीक है, तो ये सिंटेक्स हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जब इसको आप कन्वर्ट करके आप प्रिंट कराओगे तो नाउ दिस विल प्रिंट इन अ कंप्लीट डिक्शनरी फॉर्मेट। अब वो कर्ली ब्रैकेट्स भी लगाएगा, की को इन्वर्टेड कोटेशंस में भी रखेगा, कॉलन भी लगा दिया और उसकी वैल्यू भी दे दी। प्रिंट वो डिक्शनरी को सही फॉर्म में करेगा। डिक्शनरी क्रिएट करते वक्त फॉर्मेट भाईजान ने थोड़ा सा तब्दील कर दिया, हमने समझो वेरिएबल वाले फॉर्मेट में उसकी वैल्यू प्रिंट करा दी कि वेरिएबल इक्वल्स टू वैल्यू। ये इसका थोड़ा सा एक टेक्निकल रूल है जिसको हमें थोड़ा ज़हन में रखना पड़ेगा कि यार जब आप रूल बना रहे हो, जब आप डिक्शनरी बना रहे हो यूजिंग डिक्शनरी मेथड, तो मुझे वेरिएबल इक्वल्स टू वैल्यू देनी है। तो जो वेरिएबल होगा वो ऑटोमेटिकली की बन जाएगा, इक्वल्स टू उसकी वैल्यू उसके अगेंस्ट में सेव हो जाएगी। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अब आ जाते हैं आगे, आई थिंक 5 मिनट्स मोर इफ आई कैन टेक, एक्सेसिंग डिक्शनरी आइटम्स, कि इसके आइटम्स को कैसे रीड करते हैं। अब ये तकरीबन वही मेथड्स जो हमने प्रीवियसली करते हैं, तो थोड़ा सा मैं क्विकली स्किम थ्रू करेंगे। डिक्शनरी क्योंकि हमारे पास की और वैल्यू पेयर के साथ सेव होती है, तो अब इसके एक आइटम को पढ़ने के लिए मैं डिक्शनरी इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट्स और फिर मैं यहाँ पे क्या दूंगा, की। अगर की मेरी मॉडल है तो मैं इन्वर्टेड कोटेशंस में मॉडल दिया। अब ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू रीड करके लेकर आ जाएगा। तो वो आप प्रिंट मेथड के अंदर रखो या वो वैल्यू जो रीड कर आएगा मैं किसी और वेरिएबल को असाइन कर दूं, मेरी मर्जी। ठीक है, फिर जब आप इस वेरिएबल को प्रिंट कराओगे तो वो वैल्यू प्रिंट कर देगा कि यार मॉडल के अंदर जो वैल्यू थी वो मस्टैंग। अगर ये लिस्ट होती तो मुझे इंडेक्स नंबर याद करना पड़ता कि यार कौन सा इंडेक्स नंबर उठाना। डिक्शनरी इसीलिए बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है, स्पेशली वेब डेवलपमेंट के अंदर हम ये डिक्शनरी का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जावा के अंदर जेसन नोटेशन सेव होती है, वो भी प्राइमरीली यही डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है। ठीक है, आइडिया उसमें भी यही है, स्क्वायर ब्रैकेट्स वैल्यू दे दी ताकि मेरे पास मुझे एग्जैक्टली पता हो कि मुझे क्या चीज चाहिए। मुझे, मैंने डेटाबेस में नेम सेव कराया, सरनेम सेव कराया, ईमेल सेव कराई, सारा डेटा सेव कराया। जब हम डेटा रीड करते हैं ना तो हम जेसन की फॉर्म में रीड करते हैं और वो जेसन की फॉर्म एग्जैक्टली यही चीज है। और फिर मैं उस जेसन के ऑब्जेक्ट से रीड करता हूँ यार इसमें यूजर का नेम क्या था, ईमेल क्या है, फोन नंबर क्या है, मुझे वो डेटा आ गया। अब मुझे उसमें 1 2 3 इंडेक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो डेटा स्ट्रक्चर मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। ये हम PHP में भी करते हैं, Node.js में भी यही चीज होती है। ये बेसिकली जावा से लेकर दुनिया के हर लैंग्वेज में डेटा स्ट्रक्चर इसका ही होता है। ये क्योंकि हम की और वैल्यू पेयर से सेव कर रहे हैं तो मुझे पता होगा कि मैंने क्या चीज बुलानी है, उसकी वैल्यू आ जाएगी। वही डिक्शनरी वाला कॉन्सेप्ट, हम वर्ड ढूंढते हैं, मीनिंग हमें मिल जाएगी, तो हम की ढूंढेंगे, वैल्यू हमारे पास मिलकर आ जाएगी। इसी तरह उसमें गेट मेथड भी है। हमने कहा डिक्शनरी में जाओ, डॉट गेट मॉडल, तो जो मॉडल की वैल्यू होगी वो उठकर हमारे पास आ जाएगी। तो आप डायरेक्टली भी पुकार सकते हो, गेट मेथड के थ्रू भी वैल्यू निकाल सकते हो।
तो दो तरीके हैं डेटा को रीड करने के, गेट मेथड है या डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट्स में वैल्यू रखो, एरे जैसे हम एक्सेस करते हैं, दोनों हमारे पास वैलिड है। गेट मेथड भी क्या करेगा, वैल्यू रीड करके लेकर आ जाएगा। फिर हम आ गए गेट कीज करके, तो जैसे अभी पहले आपने क्वेश्चन पूछा था, गेट कीज करके एक और मेथड है। जब गेट कीज करके मैं यूज करूंगा कि यार डिक्शनरी में जाओ डॉट कीज करो, तो इस डिक्शनरी में जितनी भी कीज होंगी ना मेरे पास, ये सारी रिटर्न कर देगा कि यार ये डिक्शनरी कीज है और इसमें हमारे पास ब्रांड है, मॉडल है और ईयर है। ठीक, तो मेरे कीज पता चल गई कि मेरे डिक्शनरी में कीज कौन कौन सी है। मे भी मैं कोडिंग कर रहा हूं, मैंने डेटाबेस से डेटा निकाला, हम वैलिडेट करते हैं यार डेटा कौन सा आया, सही आया नहीं आया, तो हम गेट कीज का मेथड बहुत कॉमनली यूज होता है कि यार कीज कौन कौन सी मेरे पास डेटाबेस से रिटर्न हुई है, सारी कीज आई है नहीं आई है। ठीक है, तो सिर्फ कीज देखेंगे तो मेरे पास कीज आ जाएंगे कि यार आपके इस डेटाबेस में कौन कौन सी कीज है। ये इसका कॉमनली एक मेथड इस्तेमाल होता है। फिर गेट वैल्यूज करके अलग मेथड है। गेट वैल्यूज भी जब आप सिर्फ वैल्यूज लिखोगे तो वो क्या करेगा, अब डिक्शनरी की कीज को इग्नोर करते हुए जो वैल्यूज है ना सिर्फ वो प्रिंट कर देगा। डिक्शनरी वैल्यूज, सिर्फ वैल्यूज। तो दो अलग अलग मेथड हैं, एक कीज का तो सिर्फ कीज आ जाएंगी, एक वैल्यूज का सिर्फ वैल्यूज आ जाएंगे। फिर डेटा को दूसरा रीड करने का ये कि आप की दोगे तो उसकी वैल्यू आएगी। वैल्यू देके की वाला फिलहाल मुझे भी नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि वो उल्टा बात उल्टी बैठेगी। वो चैट जीपीटी करता है कि यार इस लफ्ज का क्या मतलब बनेगा, ये गूगल पे आके लिखते हैं, यहां पे वो चीज फिलहाल नहीं है। ठीक है, इसी तरह से गेट आइटम की और वैल्यू पेयर के साथ हम ये भी चीज यूज करते हैं। मैंने कह दिया भाईजान दिस डॉट डिक्शनरी डॉट आइटम्स, तो जितने भी आपके इसके अंदर आइटम्स होंगे वो तमाम के तमाम आपके पास रिटर्न होकर आ जाएंगे। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग वन बाय वन आइटम, अगर आप सारे एक साथ रीड करना चाह रहे हो तो उसका एक तरीका यह था कि आप पूरी डिक्शनरी का नाम ही प्रिंट करा दो। ठीक है, दिस डॉट डिक्शनरी करोगे तो पूरी डिक्शनरी रिटर्न हो जाएगी। दूसरा यह है कि आप उसको पूरे को रीड करके किसी वेरिएबल में डालना चाह रहे हो, किसी और वेरिएबल में डालना चाह रहे हो, तो फिर हम क्या करते हैं, आइटम्स वाला मेथड यूज करते हैं। ये आइटम्स वाला मेथड क्या करेगा हमारे पास कि आपकी पूरी डिक्शनरी के आइटम्स रीड करेगा और इस एक्स वाले वेरिएबल में स्टोर करा देगा। फिर उस एक्स को जब मैं प्रिंट करूंगा तो पूरी डेटा प्रिंट होगी। अब हमारे ऊपर है कि हम इस एक्स को कैसे यूज करें। फिर हम डेटा को प्रिंट करा रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, आगे जैसे चल के हम काम करेंगे, वी विल ट्राई टू प्रोसेस दिस एज नाउ। अच्छा, समटाइम्स जब हम डेटाबेस में से डेटा रीड करके हमारे पास आता है तो हमें चेक करना है कि यार ये वाली की उसमें है कि नहीं है। तो एक मैंने कीज का मेथड बताया जिससे सारी कीज आ गई, एग्जीक्यूट करके देख लिया डेटा सही आया नहीं आया, डिबगिंग हम करते हैं। दूसरा ये कि हम चेक कर लेते हैं कोड के थ्रू, हो सकता है मेरा डेटाबेस के अंदर 40 कॉलम्स हो, इतनी सारे कॉलम्स को कहां बैठ के मैं चेक करूंगा, तो हम डिबगिंग में सिंपली यूज करते हैं एक इन का मेथड। तो हम यूज किया इफ कंडीशन मॉडल, जो की मुझे चाहिए इन डिक्शनरी है कि नहीं है। अब ये वही मेथड है जो हमने लिस्ट में भी यूज किया, सेट में भी यूज किया, ट्यूपल में भी यूज किया। फॉर इन इफ इन का मेथड मींस ये ऑटोमेटिकली सर्चिंग करके देगा, ऑटोमेटिकली डिक्शनरी में से सर्चिंग करके देगा कि ये जो वर्ड आप ढूंढ रहे हो ये इस डिक्शनरी में मौजूद है या नहीं है। अगर ट्रू हो गई तो फिर जो आप चाहे उसको प्रिंट करा सकते हो या जो भी प्रोसेसिंग करना। मींस आप सोचो कि अगर आप डिक्शनरी बना रहे हो, एक डिक्शनरी का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उसमें 1 लाख वर्ड्स हैं, तो ये सर्चिंग वाला एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली इसने इंप्लीमेंट किया हुआ है। फास्ट है, एफिशिएंट है, नहीं है, वो बात की कहानी है, लेकिन हम सिंपली उसको दे दिया कि यार भाईजान ये वर्ड में ढूंढना चाह रहा हूं, यूजर ने जो वर्ड लिखा वो उठाया, इफ वर्ड इन डिक्शनरी, वो वर्ड की मीनिंग ले आओ, गेट करके हम मीनिंग ले आएंगे, वो गेट वर्ड उसको दे देंगे, मीनिंग आ जाएगी हमारे पास। सिंपल, 2 लाइनों में पूरी 1 लाख वर्ड की डिक्शनरी सर्च करके हमारे पास लेकर आ गया। ये इसका एडवांटेज है डिक्शनरी डेटा टाइप, कि हम आराम से एक एक्सटेंसिव डेटा में से मखसूस वैल्यू निकाल सकते हैं अगर की मुझे पता है तो। अगर की पता है, अगर वो वर्ड पता है, तो लाख वर्ड होंगे डिक्शनरी में, मैं वर्ड की उसकी मीनिंग निकाल के ले आऊं। मोस्टली डिक्शनरीज मैंने कहा इसी स्ट्रक्चर पे बनी हुई, इसीलिए इसको उन्होंने कहा ही डिक्शनरी है। जावा के अंदर इसको हैश टेबल कहा गया, डीएसए डेटा स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉपर्ली इसको हैश स्ट्रक्चर कहा गया। ठीक, ये हमने कह दिया, जबरदस्त हुआ। नहीं, की को की ढूंढेगा, की मिलेगी तो वैल्यू हम कॉल करेंगे ना। नहीं, वैल्यूज को भी सर्च हम कर सकते हैं, पर एक्चुअली हम की को ढूंढते हैं। बाय डिफॉल्ट सर्चिंग वो की को करता है। फिर आपको पहले वैल्यूज खुद गेट करनी पड़ेंगी वैल्यूज मेथड से, और फिर वैल्यू में सर्चिंग लगानी पड़ेगी।
ठीक है ना। तो वैल्यूज को तो गेट करने का है मेथड हमारे पास, तो आप वैल्यूज का मेथड लगाओगे, वो सारी वैल्यूज रिटर्न करेगा, फिर आप उस वैल्यूज में से सर्चिंग करोगे। लेकिन कीज बाय डिफॉल्ट क्योंकि इंडेक्स है तो उसका सर्चिंग सिर्फ इफ की इन ये डेटा से जरे तो ठग एक लाइन से पूरी सर्चिंग करके लेकर आ गया। ठीक है, नहीं उसको डेटा रीड करके ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी सेट और डिक्शनरी टेक्निकली दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब हम डेटा को डिक्लेयर करते हैं तो जब आप की और वैल्यू पेयर दोगे तो वो सेट बनाएगा और डिक्शनरी बनाएगा। सेट में की और वैल्यू पेयर नहीं आता। नहीं, बाद में हम डिक्लेयर कैसे करेंगे? नहीं नहीं नहीं, डिक्शनरी के अंदर आपको वो पहले डेटा देना पड़ेगा तो आप उसको कर सकते हो। ठीक है, आप उसको फॉर एग्जाम्पल डिक्शनरी बनाई, ठीक, हाँ एम्प्टी का अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एम्प्टी का अलग कॉन्सेप्ट है कि आप डिक्शनरी एम्प्टी बना सकते हो, फिर उसमें डेटा डिक्शनरी के अंदर ऐड कर सकते हो। लेकिन हाँ वो आप कर सकते हो, तो वो जब आप ऐड करोगे तो अगेन वो भी की और वैल्यू पेयर में दोगे तो ऐड होगी। ठीक है, हाँ ठीक, वेरिएबल आप दोगे तो ये तो कोई भी वेरिएबल नेम हो सकता है, इससे आइडेंटिफाई नहीं करेगा, सिस्टम आइडेंटिफाई करेगा ब्रैकेट से, पहली चीज कि ये क्या है। फिर दूसरा, वैल्यू आप उसको कौन सी दे रहे हो। अगर आप उसको सिंगल वैल्यू दे रहे हो तो वो सेट कर देगा, अगर आप उसको की और वैल्यू पेयर दे रहे हो तो डिक्शनरी करेगा। तो वो इसको एक एम्प्टी सेट बना देगा ना, इसका एक एम्प्टी एरे बना देगा। ठीक है, अगर आप उसको एम्प्टी बना रहे हो, ठीक है, अगर आप एम्प्टी बना रहे हो तो उसको फिलहाल वो एम्प्टी एरे करके या एम्प्टी डेटा स्ट्रक्चर करके रखेगा। अब मुझे एग्जैक्टली ये श्योर नहीं है कि वो सेट बनाएगा या डिक्शनरी बनाएगा। ठीक है, ये किया नहीं, ना ही उसका डेटा स्ट्रक्चर कभी पता किया। मे भी ये करके देख लीजिएगा, एक वेरिएबल एम्प्टी करली ब्रैकेट्स और फिर उसकी टाइप पता करो तो पता चल जाएगी कि यार वो टाइप डिफॉल्ट में क्या उठा रहा है। ठीक है, फिर जब आप वैल्यू डालोगे तो वो बेस्ड ऑन वैल्यू उसको फिर असाइन कर देगा कि क्या चीज आ रही है। मैंने अभी ऐसा याद में नहीं पड़ा एग्जैक्टली वो क्या करेगा, शायद डिक्शनरी करता हूं, मुझे नहीं है ना, मैंने किया नहीं, किया है तो फिर एक्सेलेंट है, तो ये आप करके देख लेना, आइडिया हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलें, अब यहां तक बात हुई क्लियर। नाउ ऑलमोस्ट 10 मोर स्लाइड्स हैं, शुड वी कंटिन्यू और नेक्स्ट क्लास तक के लिए? चलें ठीक, अब कल लैब होगी तो थोड़ा सा मैं ये लैब में सेशन कल का ये आज की स्लाइड्स कंप्लीट करा दूंगा।